अर्पिता अटकते हुए धीरे धीरे आगे कहती है, लेकिन हमारी एक समस्या भी है। प्रशांत जी, मैं जानता हूँ तुम्हारी समस्या है कि तुम यहाँ रहकर अंकल आंटी को कैसे ढूंढोगी, तो इसके लिए मेरा यकीन मानो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके बारे में पता लगाने की। वो जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों से जूझने की भरपूर शक्ति देता है। बस तुम खुद को संभालो और हिम्मत मत हारो, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। प्रशांत जी की बात सुनकर अर्पिता उन्हें थैंक्स कहती है, तो वो बोले, और भी कुछ कहना है तो कह सकती हो। ये सुन अर्पिता ना में गर्दन हिला देती है, तो प्रशांत जी उससे कहते हैं, फिर थैंक्स कहने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मदद करने के पीछे कुछ कारण है। पहला तो कारण है हमारे घर का आपस में जुड़ने वाले संबंध, किरण और परम के रूप में, और दूसरा कारण है कि तुम श्रुति की दोस्त हो और तुमने भी मुसीबत के समय उसे अकेला नहीं छोड़ा, और तीसरा कारण है इंसानियत। ये कहते हुए प्रशांत चुप हो जाते हैं। और चौथा कारण है इश्क, जो मुझे तुमसे बेहद है। प्रशांत जी ये बात मन ही मन कहते हैं और अर्पिता को रूम पर जाने के लिए कहते हैं और खुद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अर्पिता वहां से रूम पर निकल जाती है और रूम पर जाकर वो हॉल में बैठती है और कुछ सोचने लगती है। अर्पिता, हमें माँ पापा को भी ढूंढना है। माना कि प्रशांत जी मदद करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। हम एक बार भाई से इस बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन भाई, वो तो पहले से ही हमारी आगे पढ़ाई के चलते सबसे खफा थे, तभी तो भाभी के साथ वो बैंगलोर में जॉब करते हुए अलग रह रहे थे। ऐसे में अगर हमने उन्हें बता दिया कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, तो फौरन हमें उनके पास आने के लिए कह देंगे। फिर बैंगलोर में रहकर हम माँ पापा को कैसे ढूंढेंगे? नहीं नहीं, हमें अभी इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। किस्मत भी ना जाने कैसे कैसे खेल दिखाती है। अब हमें सब कुछ अपने दम पर शुरू करना होगा, यानी अब हमें पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू करनी होगी। जॉब इस शहर में बिना जान पहचान के ढूंढना कितना मुश्किल है। क्या हम एक बार श्रुति या प्रशांत जी से बात करें? नहीं अर्पिता, पहले से ही उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और अब कैसे? अब खुद से ही हमें कोशिश शुरू करनी होगी, काहे कि जितनी जल्दी हमें जॉब मिलेगी उतनी ही जल्दी हम अपने माँ पापा को ढूंढने की कवायद शुरू करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो जहां भी हैं सुरक्षित हैं। गॉड जी इतने निर्दयी नहीं हो सकते। लेकिन हम शुरू कहां से करें, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना। सोचते हुए अर्पिता समाचार पत्र देखने लगती है, जिसमें कुछ एक जॉब के लिए इश्तिहार दिए रहते हैं। अर्पिता 2 इश्तिहारों को छांटकर अलग करती है और उन पर पेंसिल से गोल बना देती है। अब दूसरी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है फोन की। काहे कि उसके पास फोन तो है नहीं, उसका फोन तो कल ही गिर चुका होता है। और ये नई परेशानी देख वो उदास हो जाती है। सच में नई शुरुआत करना इतना आसान भी नहीं होता। अर्पिता श्रुति के नोट्स निकालती है और उन्हें पढ़ने लगती है। कुछ घंटे बाद वो उठती है और चलने फिरने लगती है। प्रशांत जी के कमरे पर लॉक लगा होता है और बाकी पूरा फ्लोर खाली है। ये सोच वो रसोई, बालकनी, श्रुति का कमरा सब एक बार फिर से देखती है। अर्पिता बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और खिले खिले पौधों को देखने लगती है। कुछ एक उनमें से सूख रहे हैं और कुछ एक की जमीन थोड़ी कड़क हो गई है। ये देख वो उन पौधों की देखभाल करते हुए सड़ी गली पत्तियां हटाकर उनकी गुड़ाई करती है और उसमें पानी डाल देती है और उन्हें दोबारा सलीके से सेट कर देती है। उसके बाद वो रसोई में आ जाती है, जो प्रशांत जी और परम ने पहले से ही इतनी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से रखी होती है कि कोई भी देख हैरान हो जाए कि ये रसोई 2 पुरुष संभालते हैं। अर्पिता आगे बढ़ती है, जहां उसकी नजर एक छोटे से फ्रिज पर पड़ती है, जिसके ऊपर वही प्रशांत जी के रूम वाला पेपर वेट रखा होता है। अर्पिता आगे बढ़कर उसे उठाती है तो उसके नीचे रखा पेपर उसे दिख जाता है। वो उसे जल्दी जल्दी खोलकर देखती है, जिसमें लिखा होता है, फ्रिज में खाना रखा है, भूख लगने पर गर्म करके खा लेना, और अंकल आंटी के बारे में सोच सोचकर परेशान नहीं होना। मैं अपने तरीके से पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद एक स्माइली वाला इमोजी बना होता है। नोट देखकर अर्पिता कहती है, श्रुति तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसे प्यार करने वाले भाई मिले हैं। जो एक अजनबी की इतनी परवाह कर सकता है, वो अपनी फैमिली की कितनी वैल्यू करता होगा। उधर अपने ऑफिस में प्रशांत जी अपने केबिन में फ्री होकर बैठे होते हैं। तभी वो अपना फोन निकालते हैं और उसमें कानपुर के सिटी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर का नंबर डायल करते हैं। वो कुछ देर उनसे बात करते हैं और फोन रख देते हैं। उनके मन में अर्पिता का ख्याल आ जाता है। अर्पिता ना जाने क्या कर रही होगी, कहीं फिर से अंकल आंटी को लेकर फिर से परेशान तो नहीं हो रही है। परेशान तो हो ही रही होगी। मैं श्रुति से पूछता हूँ, कहते हुए वो श्रुति को फोन लगाकर घर जाने के बारे में पूछते हैं। उधर अर्पिता खाना निकालती है और गर्म करने के लिए रख देती है। कुछ ही देर में खाना गर्म हो जाता है। वो घड़ी देखती है, जिसमें दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। श्रुति भी आने वाली होगी, ये सोचकर वो खाना निकाल कर लगा लेती है और बाकी बर्तन साफ कर उनकी जगह रख देती है। कुछ ही देर में श्रुति आ जाती है और आते ही वो अर्पिता से कहती है, श्रुति, अप्पू एक बात बताओ मुझे, यार दोस्त तुम मेरी हो और फिक्र तुम्हारी मेरे भाई इतनी करते हैं जैसे मुझसे ज्यादा वो तुझे जानते हैं। पता है सुबह से 10 बार फोन करके पूछ चुके हैं कि मैं घर कितनी देर में पहुंच रही हूँ। तुम यहाँ अकेली होगी, तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, पता नहीं तुमने खाना। कहते हुए वो रुक जाती है और फिर पूछती है, अप्पू तुमने खाना खाया? अर्पिता, वो हमने गर्म कर लिया है, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, अब आ गई हो तो मिलकर खाएंगे। OMG, मतलब प्रशांत भाई सही कह रहे थे कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। यार अब तो तुम मुझे बताओ, ये राज भाई को हर किसी के बारे में हर बात कैसे पता चल जाती है?
तुम्हें पता है भाई की ये खासियत है कि वो किसी से 1 या 2 मुलाकात कर लें, फिर उनके स्वभाव के बारे में न जाने कैसे बता देते हैं। घर पर भी उन्हें सबकी पसंद नापसंद सबके बारे में सब पता है, लेकिन उनकी खुद की पसंद नापसंद के बारे में कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक इंसान के, और वो एक इंसान जरूर तुम्हारी राधिका भाभी होंगी। अर्पिता ने श्रुति की बात पूरी करते हुए कहा। अर्पिता की बात सुन श्रुति आंखें बड़ी कर हैरानी से उनकी तरफ देखती है, जिसे देख अर्पिता कहती है, इसे ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं, समझी? यही खासियत है दोनों में। यार दोनों नहीं, तीनों, तीनों में, श्रुति ने कहा। तीनों? तीसरा कौन? अर्पिता ने पूछा। तुम और कौन? श्रुति आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली। तभी तो 2 ही मुलाकात में इतना कुछ पता कर लिया, अब तो बच के रहना पड़ेगा तुझसे। कोई जरूरी ना है, तुम ऐसी ही अच्छी हो, अर्पिता ने श्रुति से कहा। अच्छा तुम एक बार भाई से बात कर लो, वो कह रहे थे कि घर पहुंचकर एक बार तुमसे बात करा दूं। सबकी परवाह करते हैं मेरे भाई। कहते हुए श्रुति प्रशांत को फोन उठाकर कॉल लगाती है। अर्पिता रिंग जा रही है, भाई फोन उठा लें तो तुम बात कर लेना, मैं बस अभी आई, समझाकर कहते हुए श्रुति फोन अर्पिता को देकर वहां से अपने कमरे में अंदर चली जाती है। वहीं श्रुति के यूं अचानक से फोन देने पर अर्पिता हड़बड़ा जाती है। क्या कहे फोन पर वो समझ ही नहीं पाती है। प्रशांत जी फोन पर। हेलो श्रुति, घर पहुंच गई क्या? अपू कैसी है, वो ठीक है? अर्पिता धीरे से कहती है, और उसकी आवाज सुन प्रशांत जी एक पल को तो चुप ही हो जाते हैं, और 2 घड़ी की खामोशी उनके बीच में आ जाती है, जिसे तोड़ते हुए वो कहते हैं, गुड, और मेरा नोट मिला? जी मिला। तो फिर काम पूरा किया? जी बस श्रुति का इंतजार कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे, वो अभी आती ही होगी, तुम उसके साथ समय व्यतीत करो, अगर कोई परेशानी है तो बेझिझक श्रुति या फिर मुझसे कहना, ठीक है? प्रशांत ने बड़े ही अपनेपन से कहा, जिसे अर्पिता महसूस कर भावुक हो जाती है और कहती है, जी। प्रशांत उसकी आवाज में उदासी को महसूस कर लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अच्छा अब मैं रखता हूँ, बाय। अर्पिता भी बाय कहती है और फोन रख देती है, और सोचती है, कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, हमने कभी सोचा ही नहीं। तब तक श्रुति आ जाती है और उसे देख अर्पिता अपनी आंखों में भरे हुए आंसू पोंछ लेती है। श्रुति ये देख लेती है। अप्पू रोना नहीं है यार, भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। भाई ने कहा है ना कि वो अंकल आंटी को ढूंढ लेंगे, तुम ज्यादा ना सोचो और मुस्कुराते हुए ये खाना एंजॉय करो। और बताओ मेरे भाई कुक कैसे हैं? श्रुति ने अप्पू का मन हल्का करते हुए उससे कहा। ओह ऐसी बात है, फिर तो हम अभी बताते हैं। वैसे ये तो बताओ कि ये खाना तुम्हारे कौन से भाई ने बनाया है, पता चले हम तारीफ पर तारीफ करते रहें और हमें यही ना पता हो कि बनाया किसने है। अर्पिता सोचते हुए कहती है, अब ये कौन सी बड़ी बात है अप्पू, अभी बताती हूँ। ये खाना हमारे प्रशांत भाई ने बनाया है, परम भाई ज्यादातर बनाते नहीं है, बस प्रशांत भाई की मदद करते हैं। खैर अब तुम मुझे बताओ कि कैसा लगा। कहते हुए श्रुति एक्साइटमेंट में अर्पिता की ओर देखने लगती है। अर्पिता ओके कहकर टेस्ट करती है और मुंह बनाते हुए कहती है, काफी अच्छा है। सच कहूं तो हमें बनाना ही नहीं आता, बस इतने दिनों में यही सीख लिया थोड़ा बहुत। कोई नहीं, सीख लेना, और फिर भी ना आए तो तुम परमानेंट यहीं रह लो, मेरे भाई के साथ उनकी पार्टनर बनकर, लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी। श्रुति हंसते हुए कहती है, और उसकी बात सुन अर्पिता उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है इतना फालतू दिमाग चलाने की। ओ तेरी, ये हम क्या कह गए अप्पू, क्या कमाल का आइडिया दिया है। अप्पू कितना स्वीट साउंड कर रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई के साथ। हाय, सोचते हुए श्रुति कल्पना करने लगती है, जिसे देख अर्पिता नकली गुस्से में कहती है, लगता है तुम्हें हमारा यहाँ रहना रास नहीं आ रहा है। अब अगर तुमने अपना ये मजाक का कारखाना बंद नहीं किया तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ओके? नहीं नहीं मेरी जान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, वो तो मैं तुझे हंसाने के लिए कह रही थी, अब नहीं कहूंगी, लेकिन ये जाने की बात मत करो। कहते हुए श्रुति अपने माथे पर एक हाथ रख एक हाथ पीछे कर लेती है, और उसकी नौटंकी देख अर्पिता खिलखिलाकर हंसने लगती है। श्रुति, बस यही मुस्कान देखना चाह रही थी। तुम्हें पता है सात्विक आज तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था वो, कैसा है वो? अर्पिता उससे पूछती है तो एकदम चंगा, लेकिन आज थोड़ा बुझा बुझा सा था कॉलेज में, शायद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं, टाल दिया। ओह कोई नहीं, हम उससे बात करके पूछ लेंगे। और बता कॉलेज के क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, लेकिन तेरे बिना ना आज मजा ही नहीं आया, कल जब साथ चलेंगे तो बहुत मस्ती करेंगे, श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है। और श्रुति की बात सुन अर्पिता एक पल को खामोश हो जाती है, फिर कहती है, श्रुति अब हम कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब बहुत जरूरी होगा तभी जाएंगे। क्या, लेकिन क्यों अप्पू? श्रुति ने पूछा। अर्पिता बोली, क्योंकि हम अब जॉब करना चाहते हैं, इसलिए अब इतना समय तो नहीं मिलेगा ना कि हम कॉलेज भी ज्वाइन कर लें और जॉब भी साथ साथ कर लें। क्या? श्रुति हैरानी से बोली, तुम जॉब करोगी तो मुझे कॉलेज अकेले जाना पड़ेगा? नहीं, फिर तो मैं भी रेगुलर नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, बस। श्रुति अपना फरमान सुनाते हुए अर्पिता से बोली और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ओहो, ये लड़की भी ना हमारी मजबूरी नहीं समझ रही। अगर हम कॉलेज जाएंगे तो कभी ना कभी किरण या मौसा जी को पता चल ही जाएगा ना, और हम अभी ये रिस्क नहीं ले सकते, पता चला हमारी वजह से हमारी मासी के घर में महाभारत छिड़ जाए। खुद से कहते हुए अर्पिता खाली पड़े बर्तनों को ले जाकर साफ कर रख देती है,
और बाहर आकर सोफे के टेबल पर रखी मैगजीन पढ़ने लगती है। वो संगीत हस्तियों से रिलेटेड होती है, जिसे देखकर वो सोचती है हो ना हो ये जरूर प्रशांत जी की ही पसंद होगी। और कुछ देर पढ़ने के बाद वो श्रुति के पास चली जाती है, जो बेड पर औंधे मुंह लेट आराम से पढ़ाई कर रही है। उसे देख अर्पिता हंसने लगती है और उसके पास जाकर कहती है, ये पढ़ाई का कौन सा नया तरीका इजाद किया है तुमने? ये सुन श्रुति अपना ध्यान किताब से हटाकर अर्पिता को देखती है और कहती है, ये तरीका है श्रुति मिश्रा का, जो अपने आप में इकलौता पीस है, तो उसके तरीके भी इकलौते ही होंगे ना। हाँ ये भी सही है, इस बारे में हमने सोचा ही नहीं। ठीक है तुम पढ़ो, हम बाहर जाकर बैठते हैं। ओके कहकर अर्पिता वहां से बाहर चली जाती है और आकर हॉल में बैठ जाती है। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रशांत जी आज जल्दी ही ऑफिस से आ जाते हैं। बाइक नीचे गैलरी में खड़ी करते हुए मकान मालिक देख लेती है और वो अपने कमरे से निकल प्रशांत जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। प्रशांत, आंटी जी आप प्रणाम। मकान मालकिन, प्रणाम, तुम्हें देखा तो आ गई, वैसे आज कुछ ज्यादा जल्दी आ गए तुम। हाँ आंटी जी, आज कुछ खास काम नहीं था तो शाम की क्लास न जाकर यहीं आ गया, अब यहीं से निकल जाऊंगा, प्रशांत ने कहा। मकान मालकिन, ओह अच्छी बात है, वैसे आज श्रुति भी जल्दी आ गई, शायद अपनी दोस्त की वजह से आ गई होगी। सुबह श्रुति ने बताया था ना कि उसकी दोस्त यहीं रुकेगी। उसकी बात सुन प्रशांत मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते हैं, मुझे खबर थी कि आप बिना वजह तो चलकर मेरे पास बात करने आएंगी नहीं, घुमा फिराकर बात तो अप्पू की ही छेड़ेंगी जरूर। और फिर ऐसा सोच वो उनसे कहता है, हाँ आंटी जी, वो सुबह हम लोग जल्दी में थे तो बस इतना ही बोल पाए आपको कि वो आज यहीं रुकेंगी, लेकिन बात यह है कि वो अब से श्रुति के साथ यहीं रहेंगी। दोस्त है उसकी, यहाँ पढ़ने के लिए आई है, एक ही कॉलेज में है, सो साथ आना जाना रहेगा। अब अकेली इतने बड़े शहर में कहाँ रहेगी, इसलिए श्रुति ने उसे यहीं रहकर पढ़ाई करने के लिए कहा है। ये तो ठीक किया श्रुति ने, अब इतने बड़े शहर में अकेले रहना भी तो समझ नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता है। अब जितना किराया वहां देगी उतना यहाँ मिलकर एडजस्ट कर लेगी ना। मकान मालकिन ने प्रशांत के चेहरे की ओर देखकर कहा, जैसे कि वो आंखों से उसके एक्सप्रेशंस को स्कैन कर रही हो। उनकी सब गतिविधियों को समझते बूझते प्रशांत उनसे कहते हैं, जी आंटी जी, इसी शर्त पर तो वो यहाँ रहने के लिए तैयार हुई है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। इधर अर्पिता प्रशांत जी की आवाज सुनती है तो उठकर सीढ़ियों के पास उसे देखने आती है, लेकिन मकान मालिकिन की बातें सुनकर वहीं खड़ी हो जाती है। प्रशांत को जाता देख वो पीछे से टोकती हुई कहती है, अरे प्रशांत बेटा, तुम तो घनी जल्दी में लग रहे हो, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चल दिए। ओ नो, अब ये वही कहेंगी कि आज हमारे जाने के बाद अर्पिता रूम लॉक कर बाहर गई थी। इनकी जासूसी भी ना कभी खत्म नहीं होनी है। सोचते हुए वो रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ मकान मालकिन को देखने लगते हैं। अरे वो मैं ये पूछ रही थी कि ये पहले कहीं और रहती थी क्या? आज ये बाहर गई थी ना, फिर कुछ देर बाद वापस आ गई। अरे आंटी जी, कहीं और नहीं रहती, कल ही तो बाहर से आई है। वो क्या है ना, आज ठहरा बुधवार और ये ठहरी भगवान कृष्ण की भक्त, तो बस मंदिर गई थी दर्शन के लिए। प्रशांत जी ने बातें बनाते हुए कहा और फिर ऊपर चले जाते हैं और सीढ़ियों के पास खड़ी अर्पिता को देख रुक जाते हैं। वो आंटी जी, प्रशांत जी अटकते हुए कहते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव देख अर्पिता उनके पास आती है और धीरे से कहती है, आज फिर आपने हमारे लिए झूठ बोला प्रशांत जी। उसकी बात सुन प्रशांत जी उसके थोड़ा और पास आते हैं और कहते हैं, हाँ लेकिन इस झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे घर सभी ठाकुर जी के भक्त हैं तो उनकी नीति अपनाने में संकोच नहीं करते। और मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। कमरे का लॉक खोल वो अंदर जाकर चेंज करते हैं और सोचते हैं, इसका व्यवहार देख तो मुझे यकीन हो गया कि ये बिल्कुल ठीक है। बस इसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़े और अपना गिटार लेकर बाहर चले आते हैं। अर्पिता जो वहीं होती है उसे देख कहते हैं, अपू सुनो, आज तुम बोर हो गई होगी घर पर, अगर चलना चाहो तो मेरे साथ एकेडमी चल सकती हो। जी, हम श्रुति से पूछकर तैयार होकर आते हैं, हो सकता है कि वो भी चले। अर्पिता ने कहा, ओके ठीक है, तुम पूछ लो, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ, प्रशांत जी ऐसा कहकर अपना गिटार लेकर नीचे चले आते हैं। अर्पिता कमरे में जाती है और श्रुति को देखती है जो बेड पर ही लुढ़क चुकी है। उसे देख अर्पिता कहती है, हम तो आए थे इन्हें पूछने, लेकिन यहाँ तो ये खुद सपनों की दुनिया में ही खोई हुई है। चल अर्पिता, खुद ही चलो। कहते हुए वो 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ प्रशांत जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अर्पिता बाइक पर बैठ जाती है और प्रशांत जी बाइक दौड़ा देते हैं। अर्पिता और प्रशांत दोनों ही खामोश रहते हैं। अर्पिता मन ही मन खुश हो रही है, आखिर आज वो अपने पहले प्यार के साथ कुछ अच्छे पल बिता रही है। वहीं प्रशांत भी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी वो कहीं तो होगी, आज मेरे पास है, उसके साथ आज मेरी पहली छोटी सी बाइक डेट हो गई। शुक्रिया ठाकुर जी। दोनों अपने मन में एक दूसरे के साथ को पाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन जता कोई नहीं रहा है। 10 मिनट में ही वो एकेडमी पहुंच जाते हैं। एकेडमी के गेट पर वो बाइक रोक देते हैं। अर्पिता दरवाजा देख उतर जाती है। यहाँ एक तरफ रुकना, मैं बाइक पार्क कर अभी आया, प्रशांत जी अर्पिता से कहते हैं। जी कहकर अर्पिता एक तरफ खड़ी हो जाती है तो दरवाजे से आने वाले छात्र उसे देख आगे बढ़ जाते हैं। चलें, प्रशांत जी ने आते हुए अर्पिता से कहा। जी, ऐसा कहकर दोनों अंदर पहुंचते हैं। प्रशांत उसे अपनी क्लास में बुला लेते हैं और कोई भी सीट चुनकर बैठने को कहते हैं। अर्पिता जानबूझकर सबसे आखिर वाली सीट चुनती है और जाकर उस पर बैठ जाती है।